आज केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए हम लोग जो सवाल हुआ उस पर चर्चा करेंगे। 12th का एग्ज़ाम दे करके जो बच्चे बच्ची आए हैं उनके लिए जो सवाल पूछा गया है उस पर हम लोग एक बार नज़र डालें कि कितनी तैयारी हम लोगों ने की और कितना आप सॉल्व कर पाए। तो शुरू करें। पहला सवाल जो आया है आपकी स्क्रीन पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एक्ट्स एज इमल्सिफायर, मतलब इमल्सिफायर के रूप में कौन सा काम करता है। तो ये सवाल पर हम लोगों ने चर्चा की थी। इसका जवाब सबको पता है, कौन सा हो जाएगा? पहला का जवाब हो जाएगा सी, मतलब कि सोप हो जाएगा। अगला है आपका कि कौन जो है जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन में आपका क्या दिखाई दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, एमिनो एसिड और नाइट्रोजन युक्त भस्म। तो हम लोग जानते हैं क्या है, कौन सा काम करता है। एंजाइम जो है, मतलब बी ऑप्शन इसका क्या हो गया, वो सही जवाब हो गया कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के रूप में कौन सा काम करता है। तो एंजाइम काम करता है। अगले सवाल की तरफ बढ़े लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, मतलब आकार चयनात्मक उत्प्रेरक कौन सा है। तो आकार चयनात्मक उत्प्रेरक होता है ZSM 5 होता है। ये नाम से ही क्लियर है, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, मतलब ये निर्भर करेगा शेप, जो कैटलिस्ट लिया गया उसके शेप पर और उसके होल्स पर निर्भर करेगा, होल्स के आकार पर, छिद्र के आकार पर निर्भर करेगा। अगला है कि थर्माइट विधि में अवकारक कौन सा है। तो सब जान रहे हैं थर्माइट विधि में अवकारक का काम करता है एल्यूमिनियम। किसी बच्चे की तरफ से सवाल लाया है, इसलिए ऑप्शन कुछ गलत लगाया गया, इसको सही कर लेना हम लोग। अगला सवाल है कि धातु का निष्कर्षण तनु साइनाइड विलयन, तनु साइनाइड विलयन मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय लीचिंग द ओर विथ डाइल्यूट साइनाइड सॉल्यूशन। तो आप लोग पढ़े हैं साइनाइड विधि से किसका हम लोग निष्कर्षण करते हैं, तो सिल्वर का, गोल्ड का, साइनाइड विधि से। तो इसमें मैक्सिमम सवाल आप देखेंगे कि हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, उसी तरह के सवाल आपको नज़र आ रहे हैं। अगला सवाल है कि हड्डियों का मुख्य संगठक क्या है। तो हड्डियों का मुख्य संगठक क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है, मतलब Ca3PO4 ट्वाइस इसका जवाब होगा। अगला सवाल है किस धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क के विद्युत अवघटन से नहीं होता है। तो आप सभी जानते हैं अधिक क्रियाशील धातु है तो उसका निष्कर्षण तो विद्युत अवघटन विधि से होता है, लेकिन कम क्रियाशील धातु है उसका नहीं होता है। तो इसमें कम क्रियाशील धातु आयरन है। आयरन का ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा हम लोग निष्कर्षण करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा उसको निकालने का काम करेंगे, निष्कर्षण करेंगे, विद्युत अपघटन विधि से नहीं करेंगे। ठीक है। अगला सवाल है कि आपका कि किस विधि से अमोनिया मिथाइलएमीन बना। ये काफ़ी चर्चित सवाल है, हम लोगों ने चर्चा की थी। क्या होता है? हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन से, हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन से क्या बनता है? तो मिथाइलएमीन बनता है। क्या होता है? CH3CO NH2 होता है, एसिटामाइड, और इसको Br2 के बेस से कराएं, Br2 के बेस से। तो क्या होता है? एक कार्बन कम हो जाता है तो CH3NH2 डिग्रेडेशन होता है, कार्बन की कमी हो जाएगी इस रिएक्शन के दौरान और 2 कार्बन से 1 कार्बन बनेगा। तो आपका हॉफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया इसका उदाहरण, ये जवाब हुआ। अब है बहुत ही कॉमन सवाल कि माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पर माल्टोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है। तो सभी को पता है 2 मोल्स ऑफ क्या प्राप्त होंगे? ग्लूकोज के 2 अणु। अगला सवाल है हम लोग की स्क्रीन पर, आप लोग की स्क्रीन पर दूसरा सवाल क्या है? अगला सवाल 10वां नंबर सवाल देखें लोग, क्या है कि कौन जो है बृहत अणु नहीं है, माने मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, मतलब पॉलीमर नहीं है। तो सबको पता है DNA पॉलीमर होता है, पॉलीमर वाला चैप्टर है, उसमें पॉलीमर बहुत सारे, DNA पॉलीमर हो गया, स्टार्च पॉलीमर हो गया, इंसुलिन पॉलीमर हो गया। लेकिन पामिटेट क्या है? फैटी एसिड का साल्ट है। पामिटेट क्या होता है? C16H32O2। ठीक है। तो ये आपका होता है पामिटेट, पामिटिक एसिड होता है और उसका एक हाइड्रोजन हटा करके हम लोग बना देते हैं, क्या? पामिटेट बनेगा उसी से। और ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है। तो ज्विटर आयन आपको पता है
क्या होता है, ग्लाइसिन है चाहे अलानिन अलानिन है, इसमें क्या करेंगे CH3 पहले तो इसमें NH2 ग्रुप रहेगा और फिर क्या हो गया, ये जवाब आपका ये आएगा NH2 CH2 COH। इसमें से क्या हो गया, NH2 में से एक ये NH2 और ये COOH का एक H इसके पास आएगा, तो एक ही मोलिकुल में आपका प्लस और माइनस दोनों दिखाई देगा, ठीक है। तो NH3 प्लस CO माइनस ये आपका ज्विटर आयन हो गया, जो आप कह रहे हैं कि समर्थ है, तो इसमें ग्लाइसिन ये एग्जाम्पल हो गया। और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कौन सा काम कर रहा है, प्रति जो है ऑक्सीकारक के रूप में काम करेगा आपका साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड। इस अगला सवाल है आपका कि राइबोफ्लेविन किसका नाम है, तो विटामिन B2 का नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। उपशामक के रूप में, ट्रैंक्विलाइजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ल्यूमिनल। तो ल्यूमिनल क्या होता है, ल्यूमिनल एक बार्बिट्रेट होता है। ल्यूमिनल क्या होता है, बार्बिट्रेट होता है, जो मानसिक रोगों में क्या करता है, मानसिक रोगों को के उपशमन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ल्यूमिनल क्या होता है, बार्बिट्यूरेट ल्यूमिनल होता है। ऊर्ज रिएक्शन ठीक है। इसमें रिएजेंट के पूछा जा रहा है कि ऊर्ज रिएक्शन में रिएजेंट कौन सा उपयोग किया जाता है। इन ऊर्ज रिडक्शन अल्काइल हैलाइड इज कैरीड विथ किसके साथ, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बहुत ही फेमस रिएक्शन और कई बार चर्चा इस पर हम लोगों ने की है। अगला है आपका इथाइल ब्रोमाइड का अल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर क्या बनता है, ठीक है जी। तो क्या बनता है, इथिलीन बनता है। क्या बनता है, इथिलीन। इथिलीन का फॉर्मूला सबको CH पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही बनेगा आपका इथाइल ब्रोमाइड का, जब अल्कोहलिक केवेज के साथ अल्कोहलिक ठीक है, अल्कोहलिक केवेज के साथ, कास्टिक पोटास मीन्स केवेज, और इसका अल्कोहलिक केवेज अल्कोहलिक केवेज के साथ करेंगे ALC करने, तो ये अल्कोहलिक का सिंबल हो गया। अल्कोहलिक केवेज का यूज करेंगे तो आपको इथिलीन बनेगा। अगला सवाल है आपका कि ये जो सोडियम NaX है और 2Na है, RX है, तो इसमें ऊर्ज रिएक्शन तो ठीक है, ऊर्ज के साथ फिटिक आ जाए तो ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, इसमें आपका ऊर्ज फिटिक रिएक्शन ये इसका जवाब जाएगा। जैसे एराइल हैलाइड हो गया, एक तो आपका अल्काइल हैलाइड, दूसरा आपका एराइल हैलाइड, दोनों मिल करके ये क्या बन गया, मतलब ये आपका अल्काइल बेंजीन बन गया, जो टॉल्विन कह सकते हैं। टॉल्विन इसका CH3, यदि R की जगह CH3 हो जाए तो आपका ये टॉल्विन हो गया। तो ऊर्ज फिटिक रिएक्शन का ही क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ऊर्ज फिटिक रिएक्शन का होता है। अगला है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स रिएक्ट्स विथ इथाइल एमीन टू गिव इथाइल अल्कोहल। तो क्या यूज होता है, इथाइल एमीन के साथ हम लोग यूज करेंगे, इथाइल अल्कोहल बनाना है तो HNO2 का यूज करेंगे। HNO2 कैसे करेंगे, ये C2H5 है, C2H5 क्या है, NH2, इसको ऐसे लिख सकते हैं लोग, HONO OHNO। किसको लिख सकते हैं, HNO2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो कैसे, इसको ब्रेक कीजिए तो ऐसे टूटा है, NO2 निकल गया, इधर से C2H5OH बन गया। देखिए C2H5 इसमें इथाइल एमीन से अल्कोहल बनाने का प्रोसेस है, ठीक है जी। तो ये अगले सवाल की तरफ हम लोग प्रोसीड करें। अगला सवाल है कास्ट स्प्रिट, वुड स्प्रिट किसको कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं मिथाइल अल्कोहल कहा जाता। पुराने ज़माने में ये कास्ट से, लकड़ी से आपका बनता था मिथाइल अल्कोहल, इसलिए उसके आसवन से बनता था, तो इसीलिए उसका नाम वुड स्प्रिट आया। अगला है कि व्हेन वेपर्स ऑफ एन अल्कोहल आर पास्ड ओवर हॉट रिड्यूस्ड कॉपर, तो गिब्स एन अल्कीन। और अल्कोहल कौन सा अल्कोहल, किस अल्कोहल पर प्रतिक्रिया कराएंगे, तो टर्शियरी अल्कोहल पर। टर्शियरी अल्कोहल सबको पता है। टर्शियरी अल्कोहल में क्या होता है, ये कार्बन रहेगा, यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप, और ये आपका यहाँ पर OH। तो हो गया टर्शियरी 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल को जब की प्रतिक्रिया जब क्या है इसमें, पास्ड ओवर हॉट रिड्यूस्ड कॉपर से करेंगे तो अल्कीन बनेगा। और कौन,
3 डिग्री अल्कोहल की प्रतिक्रिया कराएंगे तो आपका क्या बनेगा? अल्कीन। अल्कीन क्या बनेगा आपका? अल्कीन। ठीक है, अल्कीन मतलब कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अल्कीन मतलब ये इथीन का हम एग्जाम्पल दे दिए, तो एक्चुअली यहाँ से एक H हटा करके यहाँ क्या किया जाए? ठीक है, सही है। CH2 यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पर ये H हटा करके यहाँ पर एक R ग्रुप लगा दीजिए तो अल्कीन बन गया। अगले सवाल की तरफ आए लो। यहाँ भी एक चाहे, ठीक है, यहाँ भी H हटा करके हम लोग R लगा सकते हैं जनरल फॉर्म। अब क्या है कि फिनॉल का विशेष रंग किसके कारण होता है? तो एक्वस FeCl3 सॉल्यूशन, एक्वस फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के कारण जो है फिनॉल किसके साथ विशेष रंग का यौगिक बनाता है? फिनॉल गिव्स ए कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक कलरेशन विथ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग? तो एक्वस FeCl3 सॉल्यूशन। ठीक है, ये केमिकल काइनेटिक्स से सवाल दे दिया गया। तो केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है देख लीजिए, ये दिया गया है AA से प्लस BB, ये दोनों मिल करके आपको कोई प्रोडक्ट दे रहा है, प्रोडक्ट आपको उत्पाद मिल रहा है। P यहाँ लिखे तो हम लोग ये रिएक्टेंट साइड में जो है, अभिकारक साइड में जो है उसका क्या होता है? क्षय होता है, तो उसके साथ माइनस साइन लिखते हैं, -1/A dA/dt, और ये बराबर हो जाएगा -1/B dB/dt, dB/dt। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है -dA/dt किसके बराबर है? तो लिखेंगे -dA/dt, ये किसके बराबर है जी? तो ये बराबर है -A/B -A, B तो इसमें पहले से है, तो -A, ये A का मल्टीप्लिकेशन हो गया A/B, और ये आपका हो जाएगा यहाँ से A/B, और यहाँ dB/dt, dB/dt हो गया। ठीक है जी, तो यही आपका जवाब आएगा। कौन सा जवाब आ गया? -A/B dB/dt। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़े लो। अगला सवाल है कि रेडियो, सबको पता है रेडियो एक्टिव डीके हम लोग डिस्कस किए थे, किस तरह का ऑर्डर होता, किस ऑर्डर का रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब अगला सवाल देखिए, 288 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा H2CH4CO2 और अमोनिया गैसों के अधिशोषित आयतन का क्रम क्या है? तो सबसे ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा अमोनिया, तब क्या है? CO2, और तब CH4, तब H2। अधिशोषित होने के आयतन का क्रम, सबसे ज़्यादा किसका आयतन अधिशोषित होगा? तो अमोनिया का, उसके बाद CO2, तब CH4, और तब H2 का। अगला है आपका कि लैंगमीर जो है करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर लैंगमीर्स एडजॉर्प्शन, तो x/m x/m बराबर AP/1 + BP। कोलाइडिक कणों का आकार सबको ही पता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, यही होता है कोलाइडली कणों का आकार, 1 नैनोमीटर से 100। धुआं क्या है? अभी डिस्कस हम लोग किए थे। क्या होता है? ठोस जो है डिसॉल्व है किसमें? गैस में। ठोस डिसॉल्व है गैस में। सॉलिड जो है डिस्पर्स्ड इन गैस। ये जवाब आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ठोस हो गया, डिसॉल्व है, मतलब परिक्षेपण माध्यम क्या है? तो गैस है। अब परिक्षेपित प्रावस्था क्या है? तो सॉलिड है। मक्खन क्या है? सबको पता है मक्खन क्या है? जेल का उदाहरण है। अगले सवाल की तरफ, कि ईथर का सामान्य सूत्र, कई बार हम लोग चर्चा किया, ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है? बोलिए। कि Cn हो गया CnH2n + 2 और O, CnH2n + 2O, तो ये जवाब आपका गया। और कौन सा अभिकर्मक जो है आपका अल्डिहाइड और एसीटोन दोनों से आसानी से अभिक्रिया करता है? तो इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, RMGX। ठीक है जी। और फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट, ये अल्डिहाइड को रिड्यूस, हाँ ठीक है, अल्डिहाइड पर ये काम करते हैं। अल्डिहाइड की पहचान के लिए फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट का यूज करते हैं। अगला है आपका कि हाँ, इसका नाम क्या है? तो बता दीजिए कैसे करेंगे लोग। 1 2 3 4 5 नेमिंग करेंगे लोग, तो क्या हो जाएगा? ये पता चल रहा है CO ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O मीन्स कीटोन ग्रुप है, और कीटोन ग्रुप के लिए सामान्य
क्या होता है, नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो इसके लिए नेमिंग हम लोग करते हैं अल्केनोन। तो कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5, तो पेंटेनोन हो गया। और ये कितने नंबर पर लगा है, तो 3 नंबर पर, तो 3 पेंटेनोन। क्या हो जाएगा जवाब इसका, 1, इधर से भी 1 2 3 दोनों तरफ से 3 पेंटेनोन। क्या जवाब आएगा, 3 पेंटेनोन। और कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है, तो वैसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन जो है एब्सेंट है। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, CHO के बगल में कोई कार्बन हो उससे हाइड्रोजन यदि लगा हो तो उसी को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है अल्फा हाइड्रोजन जहाँ एब्सेंट है, यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट है, क्योंकि CHO के बाद कोई कार्बन यहाँ पर अटैच नहीं है, सीधे क्या है CHO के साथ, यहाँ पर CHO के साथ क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट जो होगा वही कैनिजारो रिएक्शन आपका देगा। ठीक है, नेक्स्ट में आए लो। नेक्स्ट है आपका कि टार्टरिक अम्ल कौन सा है, तो टार्टरिक अम्ल क्या होता है, ये आपका टार्टरिक अम्ल का स्ट्रक्चर ये है आपका टार्टरिक अम्ल का स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये CH मतलब CH है और इधर COOH है, COOH और यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, ये नहीं, ये गलत, अब CH हो जाएगा। कार्बन की 4 वैलेंसी जो है ये आपका, ठीक है, एक यहाँ पर, एक इसके साथ, 3 1 4, ठीक है, CHOH। तो ये आपका जवाब जाएगा CHOH। CH के साथ क्या रहेगा, OH रहेगा, ये OH और यहाँ पर OH। तो यही आपका टार्टरिक एसिड का एग्जाम्पल हो गया, ये वाला, ठीक है। और एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaCO3 से जब हम लोग कराते हैं तो क्या बुदबुदाहट, संतृप्त विलयन से कराने पर क्या होता है, बुदबुदाहट। तब ये यौगिक कौन है, तो आपका एसिटिक एसिड, वो यौगिक कौन सा है, एसिटिक एसिड है। अगले सवाल की तरफ कि आइसोप्रोपाइल एमीन कौन सा है, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप पहले पहचान लीजिए क्या होता है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप CH3 CH और CH3, यही ग्रुप आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3 CH, यहाँ CH3 और इधर क्या हो गया NH2 हो गया, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल एमीन का ये एग्जाम्पल हो गया। ये सवाल हम लोग डिस्कस किए थे 234.2 ग्राम चीनी के जलीय घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा। तो आपको पता है पहले घोल कितना, विलयन क्या है, विलयन का वेट निकाल, विलयन जो है, विलयन का भार निकाल लीजिए क्या है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 234.2 में से घटा देंगे 34.2, तो जल कितना है इसमें 200 ग्राम है। अब इसको केजी में बदल दीजिए तो 200/1000 हो गया, 1000 केजी हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, चीनी का सबको, चीनी का मोल निकालिए। चीनी में मोलों की संख्या क्या है, चीनी के मोल, पदार्थ का भार, मोल कितना हो गया, तो पदार्थ का भार मतलब पदार्थ का भार कितना है 34.2 और पदार्थ का सूत्र भार कितना है 342, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपका 1/10 कितना हो जाएगा, 1/10 माने 1/10 या 0.1 m मोल, कितना मोल गया 0.1। अब 0.1 मोल आपका मोलर क्या चाहिए, आपका मोलल सांद्रण, मोलल कंसंट्रेशन निकालना है। तो कैसे मोललिटी निकालेंगे, तो इसके लिए छोटा m और ये क्या, कितना मोल डिजोल्व होते हैं 0.1 मोल डिजोल्व, कितने में डिजोल्व है, तो 200/5, 200/1000। तो इसको कट करेंगे तो कितना हो गया 1/5 हो गया, यहाँ पर 1/5 लिख लेंगे। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.5 m इसका आंसर जाएगा। ये डिस्कस किया हुआ सवाल है आपका, हम लोग क्लास में किए थे। अगला सवाल है आपका, हाँ, m इज इक्वल टू, ये पूछा जा रहा है कि समीकरण फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम को व्यक्त करता है। तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं m इज इक्वल टू ZQ तो यहाँ पर Z की जगह क्या है, Z और T तो दिखाई दे रहा है, यहाँ Q की जगह क्या है, C है। तो या कभी कभी I भी इसको यहाँ पर कहीं पर, हाँ, इसको ZIT भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है CZT, ये C क्या है, करंट की जगह यहाँ पर C आ गया, तो ZCT या CZT, तो ये ऑप्शन आपका जाएगा। m इज इक्वल टू
CZT। तनुता बढ़ने पर विद्युत अपघट्य का विशिष्ट चालक क्या होता है? तो घटता है। क्या होता है? घटता है। अगला सवाल है आपका, ABCD धातुओं के मानक अवकरण विभव -3.05 है, फिर क्या है -1.66, -0.40 है, +0.80 वोल्ट है। तो किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होती है? हम लोग डिस्कस किए थे किसकी सबसे ज़्यादा होती है, तो जो जितना निगेटिव, सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन सा है? तो ए वाला है। ए वाला क्या है? ए वाला का रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है -3.05 वोल्ट। तो इसी का रिडक्शन सबसे ज़्यादा हो, सबसे आसानी से ये होगा विच मेटल ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर? तो ए का हो गया। अगला है द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल कौन सा होता है? लेड स्टोरेज बैटरी, जिसको फिर से हम चार्ज कर सके, तो लेड स्टोरेज बैटरी इसका एग्जाम्पल हो गया। अगला सवाल है, अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को कौन सा व्यक्त करता है? आपको पता है भाई, आर्हेनियस इक्वेशन है, ए के इज इक्वल टू ए ई पर पावर -EA/RT, यही होता है आर्हेनियस इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा? आर्हेनियस इक्वेशन इसका जवाब जाएगा। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, तो हम लोग जानते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन जो है वो आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन आपके क्षार की भी सांद्रण पर और ये एसीटेट के भी सांद्रण पर निर्भर करता है। तो ये आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। अगले सवाल की तरफ प्रोसीड करें कि फर्स्ट यहाँ पर कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, बहुत ही प्रचलित सवाल, कई बार चर्चा हम लोगों ने की। तो कैसा होता है? FCC में हम लोग कैसे निकालते हैं? FCC में निकालते हैं। 8 कॉर्नर्स हो गए तो उनका कंट्रीब्यूशन 1/8, 6 फलक हो गया उसका 1/2, तो कितना हो गया? ये 1 इधर से 3, तो कितना हो गया? 1 + 3 मतलब 4 हो गया। परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो, कई बार चर्चा हम लोग किए, कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, FCC में 4 हो गया। और फिर वही BCC में संकुलन क्षमता कितना होता है? वेल नोन सवाल, कई बार चर्चा, 0.68। तो सब पढ़े हुए सवाल आपके नजर आ रहे हैं जो हम लोगों ने चर्चा की थी। आगे है कि कौन लौह चुंबक, नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या है? Fe है, Fe देंगे लोग। फ्रैंकेल दोष किस में होता है? तो सिल्वर क्लोराइड ऑप्शन इसमें जाएगा। अगला सवाल है अपना कि किसका जलीय घोल जो है असामान्य परासरणी दाब देता है? तो वो जो संयुग्मित जो आयन जो है आयन के रूप में टूट जाए, चाहे गुणित हो जाए, मतलब कि 1 मिलकर के 2 हो जाए, मतलब 2 मिलकर के 1 हो जाए, चाहे एक से ज़्यादा बन जाए, तो उसमें ये क्षमता, इसमें आपका कॉमन साल्ट है कि NaCl टूटेगा, आपका NaCl टूट जाएगा किस में? Na+1 था मोलिक्यूल, हो गया 2 आयन में बट गया। ठीक है, अब यह है कि द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, इसको इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? डेल्टा TB एक्सप्रेशन ये था, और KBM, ये KB क्या है? यही आपका इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़े। अगला सवाल है कि जलीय घोल का वाष्प दाब सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा आयन में जो टूटे उसका वाष्प दाब सबसे कम हो जाएगा, मतलब ये 0.1 m कितना? Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। और P4O10 का व्यापक उपयोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में होता है, निर्जलीकारक के रूप में। नेक्स्ट सवाल है आपका कि कौन ऑक्साइड सबसे अधिक, तो किसी भी ग्रुप में जब हम मूव करते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो अम्लीय प्रॉपर्टी क्या होती है? घटती जाती है। तो नाइट्रोजन सबसे फर्स्ट मेंबर है, तो N2O5 जो है सबसे अधिक अम्लीय हो गया। और किसका बॉन्ड एनर्जी सबसे, तो अपने ग्रुप में जो है O का बॉन्ड एनर्जी, यहाँ इलेक्ट्रॉन बीच रिपल्सन हो गया, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। तो SS की बॉन्ड एनर्जी, सिंगल बॉन्ड S की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। सल्फर के अणु सबको पता है S8 के रूप में होता है, तो ऑक्टा एटॉमिक, अष्ट परमाणुविक या ऑक्टा एटॉमिक इसका जवाब है। अगले सवाल की तरफ, कौन सबसे सबल भस्म है? तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम, वो सबसे ज़्यादा सब प्रबल भस्म हो गया। अब ClO- का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ देख लीजिए, एक हम निकाल के दिखा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इसको नहीं पता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखेंगे? X लिखेंगे लो, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन का -2, और यहाँ पर क्या हो गया? बराबर -1।
ठीक है। तो ये आगे बढ़ेगा तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू गया -1 + 2, मतलब यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, यहाँ पर करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। ClO2 में ClO2 माइनस में कितना हो गया, ClO2 माइनस में आपका हो जाएगा ये x हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ पर -2 दूनी 4 तो कितना हो गया, इधर जाएगा तो आपका ये -1 है, -1 तो कितना हो गया, x हो गया -1 + 4 मतलब कि 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो, सबसे कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो सबसे कम कहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर है, तो यही आपका सबल भस्म हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन जो है 0। तो हम लोग जानते हैं फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन अपने एलिमेंटल स्टेट में तो 0 दिखाता है, और सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो हमेशा इसका -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, 0 एंड -1। अगला है अवकारक का कार्य नहीं करता है, तो आपका जो सबसे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा वो नहीं करेगा। कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन 4 है, क्या अवकारक का काम क्या है, दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये कार्बन का +4 है, और इसमें ये पहुंच चुका है, तो इसलिए ये अवकारक का काम नहीं कर सकता है। संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, D4 ये दिया गया। आर्गन का 18 जोड़ लीजिए, आर्गन का 18 हो गया, और यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 3 कह रहा है निकल चुका है, तो कितना हो गया, 4 3 7 18 7 25 हो जाएगा। और ये 25 किसका होता है, तो मैग्नीज का होता है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं मैग्नीज का। 26 आपको पता है आयरन का होता है, और 19 पोटेशियम का, स्कैंडियम टिटानियम का, ये टिटानियम का हो जाता है। 26 आयरन का, और ये पोटेशियम। लैंथेनाइट तत्वों की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो सबको पता है +3 होता है, +3। तो NiCO4 में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी चर्चा में आया था सवाल। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपने इस पर काम नहीं किया या हम लोगों ने इस पर चर्चा नहीं की, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। और ये जटिल यौगिक जो है CONH3 के जलीय विलयन में आयनों की संख्या कितनी हुई, तो तोड़ के दिखा दीजिए। CO तोड़िए पहले, CONH3 का 5, NH3 का 5 है, और NH3 का 5Cl है, ये एक साथ टूटेगा तो ये प्लस में टूटेगा, और इधर से 2Cl-, तो कितना हो गया, 1 का 2 3 हो जाएगा, यहाँ पर जवाब हो जाएगा 3। अगला है CONH3 BrSO4 और CONH3 SO4 Br एक बार कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है, एक बार SO4 अंदर है, एक बार Br बाहर है, एक बार SO4 बाहर। तो यह है आयनन समावयवी, मतलब आयोनाइजेशन आइसोमर्स। क्या जब हो गया, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। और B12 सबको पता है, B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, क्लोरीटोन, ट्राइक्लोरोएसीटोन। ट्राइक्लोरोएसीटोन, एसीटोन मतलब CH3 CO CH3, और इसकी प्रतिक्रिया आप करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म से CHCl3, तो क्या बना आपका, ट्राइक्लोरोएसीटोन। ये इसी को आप कह रहे हैं क्लोरीटोन, यही हो गया आपका क्लोरीटोन, क्लोरीटोन। आगे है आपका कि उत्कृष्ट गैस आसानी से द्रवित हो जाता है, तो आसानी से द्रवित होने वाला गैस जब नोबेल गैस में परमाणु का साइज बढ़ता है टॉप टू बॉटम जाने पर, तो उसमें वंडरवाल्स फोर्स भी बढ़ता है। वंडरवाल्स अणु के बीच, परमाणु के बीच आकर्षण बल जो है वंडरवाल्स फोर्स बढ़ता है, जिसके चलते इसको आसानी से द्रवित किया जा सकता है। परऑक्सी एसिड का मतलब है ये मार्शल एसिड है। क्या चाहिए आपको, परऑक्सी एसिड, S सिंगल बॉन्ड, S किस में आ रहा है, तो एक यहाँ आ रहा है आपका H2SO8, इसका नाम मार्शल एसिड भी है, मार्शल एसिड। तो यही है आपका, हिंदी में लिखिए मार्शल एसिड। तो इसी में आपका O सिंगल बॉन्ड O पाया जाएगा, परऑक्सियम। ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर किसका रहेगा, इसमें सही कर ले लो, S का OO का, परऑक्सी होता है आपका OO, क्या हो जाएगा, SS के बीच में नहीं बल्कि OO के बीच में, ये परऑक्सी हो गया, यही ग्रुप का परऑक्साइड हो गया। तो OO लिंकेज इसमें मिलेगा H2S2, सल्फर का परऑक्सी है H2SO8, इसी का नाम क्या है आपका, मार्शल एसिड, मार्शल अम्ल, मार्शल
अम्ल। H2SO7 ओलियम है, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड जान ही रहे, ये सल्फ्यूरस एसिड है, ठीक है। किस विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड का से अमोनिया का निर्माण किया? तो ओसवाल्ड प्रेस। नाइट्रिक एसिड का निर्माण जो है अमोनिया से होता है, तो आपका ओसवाल्ड प्रोसेस है। और अगला सवाल है कि संग्रहित नहीं किया जा सकता है, तो SO2 को नहीं संग्रहित किया जा सकता है। SO2 को जो है जल के ऊपर, कौन जो है जल के ऊपर संग्रहित नहीं किया जाता है, तो SO2 को नहीं संग्रहित किया जा सकता है। पारा और ओजोन की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो Hg2O बनता है। क्या बनता है? मर्क्यूरस ऑक्साइड, मर्क्यूरस ऑक्साइड बनता है Hg2O। और अगला सवाल है कि क्लोरीन का विरंजक गुण किसके कारण आता है? तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, नवजात ऑक्सीजन क्लोरीन का विरंजक गुण आता है। क्लोरीन का विरंजक गुण ब्लीचिंग पाउडर प्रॉपर्टी, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन, नवजात क्लोरीन इसमें बनता है और वो कपड़े का या रंग को ब्लीच कर देता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। उत्कृष्ट गैसों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? NH2 और NP6। तो इस तरह से ये जो भी सवाल 70 सवाल जो पूछे गए थे, अभी आज आप लोगों ने एग्जाम दे करके आया, तो उसके सवालों पर हम लोगों ने चर्चा की। उम्मीद है आप लोग बहुत सारे सवाल मतलब कि 100% आप इसमें से करके आए होंगे। धन्यवाद।